हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में 12th बोर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगा 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। यह वीडियो वन शॉट वीडियो होगा, इसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दूंगा। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप वीडियो को देख करके पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोटा मोटी तौर पर रिवाइज कर सकते हो। हालांकि हर पॉइंट डिस्कस करना मुश्किल, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है उसमें डिस्कस करूंगा। फटाफट देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12th क्लास के हैलोल्केन से। हैलोल्केन हैलोरिन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा वो हैलोल्केन का प्रिपरेशन। उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है अल्कोहल से प्रिपरेशन। अल्कोहल को अगर आप PCl3 और PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो यह फॉर्म होगा क्लोरोअल्केन, H3PO3 प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे PCl3 का 1 मोलेकुल अल्कोहल के 3 मोलेकुल से रिएक्ट करता है और इस तरीका से फॉर्म होता है। PCl3 का तीनों Cl रिप्लेस हो जाता है और वहां पे 3OH लग जाता है, जो आपका बन जाता है POH का होल थ्राइस। यही H3PO3 भी है। यहाँ पे Cl के जगह पे हम लोग PBr3 भी यूज कर सकते हैं एंड PI3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन PBr3 या PI3 बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए इसको हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाते हैं, जिसको C2 कहा जाता है। C2 में प्रिपेयर किया जाता है रेड फास्फोरस एंड Br2 और I2 से रिएक्शन करा करके। दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा है अल्कोहल का PCl5 के साथ रिएक्शन। यहां अल्कोहल का PCl5 का 1 मोलेकुल अल्कोहल के 1 मोलेकुल से रिएक्ट करता है। RCl यहां ही फॉर्म होता है और साथ में यहाँ पे POCl3 प्रोड्यूस होता है और साथ में HCl प्रोड्यूस होता है। दोनों ही रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि जिस कार्बन में OH लगा हुआ है वहीं पे लगेगा क्या, Cl, राइट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट VBI हमारा है क्लोरोअल्केन के प्रिपरेशन का, वो है अल्कोहल का रिएक्शन थियोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ थियोनाइल क्लोराइड। इसमें होता क्या है कि हमारा क्लोरोअल्केन प्रोड्यूस होता है और साथ में SO2 गैस प्रोड्यूस होता है और HCl गैस। इस रिएक्शन में हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के अलावा जो रेस्ट प्रोडक्ट्स है वो दोनों गैसियस है, जो स्किप कर जाता है, और इस वजह से हमें बहुत कम खर्च पड़ता है इस मेथड से क्लोरोअल्केन प्रोड्यूस करने में। इसलिए यह क्लोरोअल्केन के प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड है, राइट। इसके अलावा सबसे पहला रिएक्शन जो होता है अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ हम लोग करते हैं और बनता है यहाँ पे क्लोरोअल्केन, हैलोअल्केन और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। यह रिएक्शन हमारा मतलब बेनिफिशियल होता है बेसिकली क्लोरोअल्केन के लिए एंड ब्रोमोअल्केन के लिए, क्योंकि HBr और HCl हमारा एनफ एसिडिक होता है जो अल्कोहल से रिएक्शन करके क्लोरोअल्केन एंड ब्रोमोअल्केन प्रोड्यूस करता है। हालांकि उसमें भी ब्रोमोअल्केन क्लोरोअल्केन के प्रिपरेशन के लिए प्राइमरी अल्कोहल तो सेकेंडरी अल्कोहल HCl से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग, अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी है तो HCl के साथ साथ हम लोग ZnCl2 का यूज करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए। प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, हमारा 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हमारे HCl से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। इसको ZnCl2 के साथ मिक्स करते हैं, ZnCl2 कैटलिस्ट होता है और दोनों के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट भी बोलते हैं। ये तब रिएक्शन करके क्लोरोअल्केन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल से रूम टेम्परेचर पे HCl रिएक्शन कर लेता है और क्लोरोअल्केन प्रोड्यूस कर देता है। HBr के केस में हम लोग बॉइलिंग HBr से रिएक्शन करवाने पे आराम से रिएक्शन हो जाता है, ब्रोमोअल्केन प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। तो यह हमारा हुआ हैलोअल्केन का प्रिपरेशन, और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फटाफट आप इसको समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम का एक बहुत हिट क्वेश्चन यह होता है कि अल्कोहल को अगर आप HI से रिएक्शन कराओगे तो HI तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, जितने भी हमारे HX हैं तो मोस्ट रिएक्टिव होता है। लेकिन अल्कोहल के HI के साथ रिएक्शन करा करके हम लोग डायरेक्टली आयोडोअल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो आयोडोअल्केन को फिर से रिएक्शन करके आयोडोअल्केन को अल्केन बना देगा। इसलिए आयोडोअल्केन का प्रिपरेशन हम लोग HI से रिएक्शन करवा के अल्कोहल का नहीं करते हैं। इस केस में हम लोग HI के जगह पे इस्तेमाल करते हैं किसका जी, इसका इस्तेमाल करते हैं सोडियम आयोडाइड का और पोटासियम आयोडाइड का, ये दोनों में से किसी को आप ले सकते हो। और चूंकि OH एक बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, तो उसको कोई भी हैलोजन रिप्लेस डायरेक्टली नहीं कर सकता है। OH को रिप्लेस करने के लिए आपको
प्रोटोनेट करना पड़ेगा, OH को H2O प्लस बनाना पड़ेगा, तब वो रिप्लेस होता है। इसलिए एसिड का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, चूंकि HI एसिड का रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो एसिड हम इस्तेमाल करते हैं वो H3PO4 इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है कि यू कांट यूज H2SO4, राइट। H2SO4 को यहाँ पे एसिड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, आपके एग्जाम में आता है, वो मैं बताऊंगा तुरंत। लेकिन उससे पहले H3PO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है और हमें गुड अमाउंट मिल जाता है आयोडोअल्केन का। आयोडोअल्केन का प्रिपरेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं इस मेथड से। अब यहाँ पे एग्जाम में रहता है कि H2SO4 क्यों यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एसिड पे काम करना है तो H3PO4 यूज करते हैं, H2SO4 क्यों यूज नहीं करते हैं। तो H2SO4 में चक्कर क्या है कि हमारा H2SO4 एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो करता क्या कि सबसे पहले NaI के साथ रिएक्शन कर लेता है और NaI के साथ रिएक्शन करके बना लेता है NHSO4 और साथ में HI प्रोड्यूस कर देता है और इस HI को फर्दर ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। तो इस तरीका से हमारा H2SO4 के प्रेजेंस में HI रहेगा ही नहीं, आयोडाइड आयन रहेगा ही नहीं, जो हमारे अल्कोहल से आयोडोअल्केन प्रोड्यूस करे, I2 बना देगा। इसी वजह से हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल कभी भी इस मेथड में नहीं करते हैं। तो इस तरीका से इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, पूरे के पूरे जो मेथड में बताया इसमें आपने देखा क्लोरोअल्केन एंड ब्रोमोअल्केन आराम से फॉर्म हो गया, आयोडोअल्केन के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है और फ्लोरोअल्केन के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है ही, क्योंकि HF हमारा वीक एसिड होता है, इसलिए मतलब HX में, इसलिए वो अल्कोहल से रिएक्ट करके फ्लोरोअल्केन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो आयोडोअल्केन और फ्लोरोअल्केन दो एक ऐसा हमारा हैलोअल्केन है, इसके प्रिपरेशन के हम लोग हैलोजन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं और वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या होता है। ये बोर्ड का VVI क्वेश्चन में से एक भी है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमारा वो रिएक्शन है जहां पे हैलोअल्केन से ही हैलोअल्केन बनाते हैं, आयोडोअल्केन फ्लोरोअल्केन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला रिएक्शन हमारा है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग आयोडोअल्केन बनाते हैं। यहाँ पे हैलोअल्केन को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में एज सॉल्वेंट, तो यहाँ पे आयोडोअल्केन फॉर्म होता है और NX फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात यह, यहाँ पे हैलोजन के तौर पे आप कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आप ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग क्लोराइड और ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ड्राई एसीटोन जो हमारा होता है, ड्राई एसीटोन का मतलब है कि वेपर एसीटोन है। ड्राई एसीटोन का मतलब वो एसीटोन जिसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट ना हो, मींस वाटर का ट्रेसेस भी ना हो, क्योंकि वाटर अगर यहाँ पे रहेगा एसीटोन में तो रिएक्शन बदल जाएगा, प्रोडक्ट कुछ और हो जाएगा। तो ड्राई एसीटोन इसलिए हम लोग लेते हैं। दूसरी बात, हमारा यह इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस यह है, ये जो रिएक्शन होता है इसके पास रिवर्सिबल नेचर होता है, क्योंकि दोनों तरफ सोडियम हाइलाइड है, इधर सोडियम आयोडाइड है, इधर हमारा सोडियम हाइलाइड है, जहां पे क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड होगा, इधर भी हैलोअल्केन है, इधर भी हैलोअल्केन है, इसलिए रिएक्शन के रिवर्सिबल होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन किसी कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए बेटर मेथड नहीं हो सकता है, फिर भी यह हमारा नेम्ड रिएक्शन है। ऐसा कैसे हुआ? तो इस रिएक्शन को बेटर बनाता है आयोडोअल्केन के लिए वो हमारा ड्राई एसीटोन है। एसीटोन का क्या है? एसीटोन का पोलैरिटी सोडियम आयोडाइड की कंपेरेबल होता है, तो सोडियम आयोडाइड को अपने आप में पूरी तरह डिसॉल्व कर लेता है। सोडियम आयोडाइड रिएक्टेंट है, एसीटोन सोडियम आयोडाइड के कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में बढ़ा देता है, और आपको पता है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसकी वजह से हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि सोडियम हाइलाइड जो हमारा है, जैसे हमारा क्लोराइड होगा या हमारा ब्रोमाइड होगा या फ्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड का पोलैरिटी ज्यादा होता है। क्लोराइड ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड हमारे एसीटोन में सोलेबल नहीं होता है, ये लो वाटर में मोर सोलेबल होता है, जिसकी वजह से एसीटोन में लो प्रिसिपिटेट हो जाता है, प्रिसिपिटेट होकर के सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, और ये भी आप पढ़ोगे वन ऑफ द प्रोडक्ट है। आप सब जानते हो कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट अगर प्रिसिपिटेट होकर बाहर होने लगा तो रिवर्स रिएक्शन का चांस क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों रहेगा तभी रिवर्स होगा। और दूसरी बात, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस तरीके से ड्राई एसीटोन हमारे इस रिएक्शन को बेटर बना देता है। आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन, व्हाई वी यूज ड्राई एसीटोन फॉर इन फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, सबका आंसर यही होगा। तो ये VVI रिएक्शंस में से एक है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है वो हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन है। यहाँ पे भी आप हैलोजन के जगह पे कोई भी ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों में से कोई ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग
ब्रोमाइड और क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है और फ्लोरोअल्केन और एजीएक्स प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं एजीएफ की जगह पे कोबाल्ट फ्लोराइड को भी ले सकते हो, एंटीमनी फ्लोराइड को भी ले सकते हो, मर्क्यूरियस फ्लोराइड को भी आप ले सकते हो। तो इस तरीका से हैलोअल्केन का प्रिपरेशन खत्म हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हैलोरिन्स का प्रिपरेशन कैसे करोगे। हैलोरिन्स के प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यह है कि एनिलीन्स की हेल्प से बनाते हैं हम लोग। एनिलीन को पहले सोडियम नाइट्राइट एंड HCl रिएक्शन कराते हैं मिक्सचर से, दोनों मिलकर के नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस करता है और जो हमारे एनिलीन को कन्वर्ट करता है डाइजोनियम सॉल्ट में। देखो ये एक्चुअल में नाइट्रस एसिड ही इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है, लेकिन हमारा नाइट्रस एसिड बहुत कम्बस्टेबल होता है, इसलिए डायरेक्टली उसको हम लोग प्रिपेयर करके नहीं यूज करते हैं, उसको रिएक्शन मिक्सचर में यूज करते हैं, मींस C2 में प्रिपेयर करते हैं, C2 SITU राइट, C2 में प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर को बोलते हैं। टेम्परेचर काफी लो रखते हैं, हाई टेम्परेचर पे हमारा ये स्टेबल होगा नहीं, तो हाई कूल टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया जाता है। डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हैलोरिन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। डाइजोनियम सॉल्ट में डाइजोनियम कटायन मींस N2+ लगा रहता है लिविंग ग्रुप के तौर पे। N2+ दुनिया का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वो लीव करने के बाद नाइट्रोजन गैस बनता है जो बहुत स्टेबल होता है, इसलिए उसको लीव करने का टेंडेंसी हाईएस्ट होता है। इसलिए केवल N2+ ही दुनिया में ऐसा लिविंग ग्रुप है जो हमारे बेंजीन के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग यह रिएजेंट यूज करते हैं, मींस यह इसको यूज करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग बेंजीन में कोई भी न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम एक मेथड हमारा है इसमें CU2X2 का इस्तेमाल होता है, साथ में HX राइट। अब यहाँ पे CU2X2 और HX, यहाँ पे X की जगह पे ClBr दोनों में से कोई ले सकते हो। यह हमारा हैलोजन जाकर के कनेक्ट कर देता है बेंजीन में और N2 बाहर निकल जाता है, N2 नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाता है राइट। दूसरा मेथड हमारा यह है कि कॉपर पाउडर और HX का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी HX की जगह पे ClBr दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ भी हमारा डाइजोनियम कटायन N2+ हट जाता है और बेंजीन में हैलोजन लग जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। इस तरीका से आप हैलोबेंजीन बना सकते हो। दोनों ही मेथड जो हमारा है, एक को बोलते हैं हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन, यह है सैंडमेयर रिएक्शन, और दूसरा हमारा है गैटरमैन रिएक्शन राइट, गैटरमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन काफी सिमिलर है, दोनों में कॉपर इस्तेमाल है, दोनों में HX का इस्तेमाल होता है, इसलिए काफी सिमिलर रिएक्शन होता है, तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं याद रखता हूं, गैटरमैन को गटरमैन बोल सकते हो, गटर से निकलेगा बहुत दुर्गंध देगा, इसलिए उसको पाउडर का जरूरत है तभी सुगंध आएगा। तो पाउडर, कॉपर पाउडर किसमें इस्तेमाल होगा? गटरमैन में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यह है गैटरमैन रिएक्शन, है सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर पूछा जाए दोनों में से बेटर रिएक्शन कौन है, तो याद रखिएगा सैंडमेयर रिएक्शन गिव्स बेटर रिजल्ट देन गटरमैन रिएक्शन। आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है यह रिएक्शन। तो इस तरीका से आप हैलोरिन्स बना सकते हैं, मींस क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड है। अगर आप फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे अभी मैं बताने जा रहा हूं। हैलोरिन्स के प्रिपरेशन के मेथड मींस आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का। आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो हमारा है, इसको किया से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आयोडोबेंजीन। और अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको HBF4 मींस फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप में होता है क्या कि इसका Cl- इसका H+ से HCl बन के बाहर निकल जाता है और सॉल्ट बन जाता है। अगला स्टेप में जब हीट करोगे तो यह हमारा BF4- ब्रेक होता है और F- प्रोड्यूस होता है जो आकर के यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया, BF3 बाहर निकल गया राइट। इस रिएक्शन को बोलते हैं बार्ज-साइमन रिएक्शन कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप बेंजीन का हैलोजनेशन करोगे तब भी हो जाएगा। X2 को रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस से LCl3 के प्रेजेंस में और FeCl3 के प्रेजेंस में, तब भी रिएक्शन हो जाएगा, बेंजीन में हैलोजन लग जाएगा राइट। लेकिन अगर आप टोल्यूइन को रिएक्शन कराओगे, X2 से डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में, तो नहीं बनेगा हैलोबेंजीन, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और CH3 का ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपैरा पे हैलोजन लग जाएगा और ये बन जाएगा और इसमें हमारा पैरा वाला मेजर होगा। अगर आप चाहते हो कि हैलोबेंजीन बने, मींस यहाँ पे हैलोजन कनेक्ट हो इस कार्बन में, तो उस केस में आपको डार्क में रिएक्शन करवाना होगा। तो डार्क में रिएक्शन करवाइएगा तो इस कार्बन में हैलोजन लगेगा, लेकिन ये बेंजीन में हैलोजन लगे थे भी हमारा हैलोबेंजीन हो गया।
या मिथाइल सब्स्टिट्यूट हैलोबेंजीन हो गया। तो एनहाइड्रस Cl3 से रिएक्शन करवा कर X2 को आप बना सकते हो। अगर हम लोग X2 से रिएक्शन कराते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो उस केस में बेंजीन में हैलोजन कनेक्ट नहीं होगा, जो अल्काइल पार्ट है यहाँ पे हैलोजन कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीका से था हमारा, हालांकि ये हैलोबेंजीन नहीं है, sp3 कार्बन में हैलोजन कनेक्ट हो गया तो हैलोबेंजीन नहीं है, ये हैलोल्केन की कैटेगरी में आएगा, हालांकि बेंजीन इसमें ब्रांच के तौर पे लगा हुआ है। ओके, तो इस तरीका से था हैलोबेंजीन, हैलोएरीन एंड हैलोल्केन का प्रिपरेशन। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं इनका प्रॉपर्टीज, फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल फिर केमिकल। हैलोल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही है, जो इंपॉर्टेंस रखता है वो यह है कि हमारा हैलोल्केन पोलर होने के बावजूद वाटर में सोलेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उसके, क्योंकि पोलर लाइक डिजर्व्स लाइक हम लोग जानते हैं, तो वाटर भी पोलर, हैलोल्केन पोलर, तो उसको सोलेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हमारा हैलोल्केन यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, और हमारे वाटर के करीब जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड फॉर्म किया रहता है, मींस इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है। हैलोअल्केन जब वाटर में जाता है तो हैलोअल्केन का हैलोजन वाटर के हाइड्रोजन से H बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन हैलोअल्केन और वाटर के बीच के H बॉन्ड इनफ स्ट्रांग नहीं होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच के H बॉन्ड को ब्रेक कर सके। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग रहता है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को ब्रेक कर देता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप हो जाता है, तो बोलते हैं कि सोलेबल हो गया। लेकिन अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का वीक है, तो उस केस में आपका सॉल्यूट या तो पार्शियली सोलेबल होगा वरना इनसोलेबल होगा। हमारा हैलोल्केन पोलर होने के बावजूद हैलोल्केन और वाटर का H बॉन्ड इनफ स्ट्रांग नहीं होता है जो वाटर मॉलिक्यूल के H बॉन्ड को ब्रेक कर सके, एंड consequently हैलोल्केन despite polar nature becomes partially soluble और insoluble in water। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हाँ, हैलोल्केन का पोलैरिटी ईथर के कंपेरेबल होता है, तो हैलोल्केन ईथर में सोलेबल होता है। ओके जी, अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोल्केन। हैलोल्केन का सबसे कॉमन प्रॉपर्टी का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोल्केन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है बिकॉज हैलोल्केन हैज बेटर लिविंग ग्रुप एज हैलोजन। हैलोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, तुरंत लिव करके जाना चाहता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आराम से यहाँ पर अटैक करे कनेक्ट हो सकता है, राइट। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दो मेथड होता है जो पॉपुलर, एक है SN1, दूसरा SN2। आपके एग्जाम में हमेशा आते रहता है कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहां पे होगा SN1, कहां पे होगा SN2, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं कई वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हूं, आप उसको देख सकते हो अगर जरूरत है तो। लेकिन अगर फटाफट एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो तो याद रखना, SN1 मैकेनिज्म का फुल फॉर्म होता है यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका नेम होता है बाइमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके नेम से एक डिफरेंस पता चल गया। SN1 मैकेनिज्म का मोलेकुलरिटी 1 होगा, उसका ऑर्डर 1 होता है। SN2 मैकेनिज्म का मोलेकुलरिटी 2 होता है, ऑर्डर 2 होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस यह है कि SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है और SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप में होता है। इसको आप याद रख सकते हो, इसमें 2 लिखा हुआ है तो उल्टा होता है, 2 लिखा हुआ है तो 1 स्टेप में, 1 लिखा हुआ है तो 2 स्टेप में। आप ऐसे आप बता सकते हो, 2 डिफरेंस हो गया। तीसरा पॉइंट ये है हमारा, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे, और वही स्टेबिलिटी डिसाइड करता है रिएक्शन का। और SN2 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट होता है और वही रेट रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है, राइट। तो इससे क्लियर हो गया कि जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा उस केस में SN1 होगा, और जहां पे कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा वो हमारा SN2 होगा। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि कहां SN1 कहां SN2 होगा, तो याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा जितना भी रिएक्शन है, उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हमारा अल्काइल मिथाइल हैलाइड है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो, तो इस केस में मैकेनिज्म ऑलवेज SN2 ही होगा, क्योंकि मिथाइल कार्बोनेट, क्योंकि हैलोजन कनेक्टेड जो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, तो मिथाइल हैलाइड केस में और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड केस में मैकेनिज्म ऑलवेज SN2 होता है। याद रखना होगा हमें, ऑलवेज SN2 होगा। और SN2 मैकेनिज्म में जहां लगा हुआ हैलोजन वहीं पे लगेगा OH, फिक्स है, ये बन गया।
लेकिन अगर हमारा हैलोकेन सेकेंडरी और टर्शियरी है, टर्शियरी केस में तो 100% मैकेनिज्म SN1 होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, SN1 क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो मैकेनिज्म यहाँ पे SN1 होगा, राइट। जब सेकेंडरी केस में भी हमारा मैकेनिज्म SN1 ही होता है नॉर्मली। हालांकि पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज कर लेते हैं, हालांकि वो बोर्ड एग्जाम में वो सब आपको पूछेगा नहीं, वो मेरा अलग से वीडियो आप देख लीजिएगा। तो इतना ही मोटा मोटी तौर पर याद रखना है, हमारा मिथाइल और प्राइमरी में SN2 होगा, और सेकेंडरी में और टर्शियरी में हमारा क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है। जहां भी मोर स्टेबल कार्बोनेट बनेगा वहां पे SN1 मैकेनिज्म का क्या होगा, चांस ज्यादा हो जाता है, और टर्शियरी में तो हमेशा SN1 ही होता है। तो इस तरीका से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म हुआ। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे हैलोकेन का इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो मैं एक झलक आपको दिखा दूं। ये हैलोकेन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक्वस के से रिएक्शन करवाओगे आप तो एक साइड जगह OH लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, मैं बताया भी हूं, मैकेनिज्म बता दिया हूं, कब SN1 कब SN2 होगा। केसीएन से जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हैलोकेन को, तो केसीएन केस में साइनाइड फॉर्म होता है, क्योंकि ये केसीएन हमारा केसीएन आयोनिक कंपाउंड होता है, डिसोसिएट होकर K+CN में सब ब्रेक हो जाता है, और CN- एक हमारा इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कार्बन का न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसलिए CNC का एंड से कनेक्ट होकर के साइनाइड फॉर्म करता है। AgCN कोवेलेंट नेचर का होता है, इसलिए कार्ब डिसोसिएट नहीं होता है। जब AgCN डिसोसिएट नहीं होगा, हमारा AgCN के फॉर्म में ही रह जाएगा, तो यहाँ कार्बन चाह कर भी अटैक नहीं कर सकता हैलोकेन पे, तो नाइट्रोजन के साइड से अटैक होता है और फिर आइसोसाइनाइड बन जाता है। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में ये सब आते रहता है। उसी तरीका से KNO2 आयोनिक कंपाउंड में ब्रेक होने के बाद NO2 प्रोड्यूस करता है, NO2- प्रोड्यूस करता है, जिसमें ऑक्सीजन इंड का नेसेसिटी ज्यादा होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन इंड से कनेक्ट हो जाता है और अल्काइल नाइट्राइट प्रोड्यूस होता है। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कोवेलेंट नेचर का होता है, जिसकी वजह से डिसोसिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इंड ही अटैक करता है और हमारा नाइट्रोअल्केन मिलता है। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो एक सट जाएगा, NH2 लग जाएगा। प्राइमरी मीन से कराओगे तो सेकेंडरी मीन बन जाएगा। सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ईथर बन जाएगा, जो हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो यह हमारा हुआ हैलोकेन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोकेन का रिएक्शन मेटल के साथ और एलिमिनेशन रिएक्शन। हैलोकेन एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा हैलोकेन अगर एक ही हैलोजन है तो उसके इसमें जनरली डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, मींस HX का एलिमिनेशन होता है। अगर आप इस काम के लिए बेटर रिएजेंट अल्कोहलिक KOH यूज करोगे, HX बाहर यहां से निकल जाएगा और यहां से X निकला, जिस कार्बन पे X निकलता है उसके बगल वाले कार्बन से H निकलता है, जिसको इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। हैलोजन कनेक्टेड कार्बन को अल्फा तो उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं। अगर हमारे हैलोजन के पास मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन होगा तो मोर देन वन अल्कीन प्रोड्यूस होगा। यहाँ वाला H निकलेगा तो डबल वन यहाँ फॉर्म होगा, यहाँ वाला निकलेगा डबल यहाँ फॉर्म होगा। अगर मोर देन वन है तो मोर देन वन हमारा हैलो अल्कीन, ये मोर देन वन अल्कीन फॉर्म होगा। इस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा ये बताता है सैटजैप रूल। सैटजैप रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड लेकिन मेजर प्रोडक्ट होता है। इन दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड ये है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड लेकिन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्डेड कार्बन पे। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ। मोर सब्स्टिट्यूटेड लेकिन हमारा मोर स्टेबल भी होता है, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर हमारे हैलोकेन के पास मोर देन वन हैलोजन है, जैसे इस तरीका से, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे मोर देन वन HX एलिमिनेट हो सकता है। यहाँ पे अल्कोहलिक ये चीज करोगे, HX बाहर निकल गया, यहाँ से X, यहाँ से H बाहर निकल गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन पाई बॉन्ड फॉर्म होने के बाद अभी भी X बचा हुआ है, अभी भी और HX बाहर निकल सकता है। लेकिन हमारा अल्कोहलिक KOH उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि मोर देन वन HX निकाल सके। सेकेंड HX निकालने के लिए हमें सोडामाइड या पोटासामाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सो NH2 या KNH2। HX बाहर निकाल देगा, यहाँ से X, यहाँ से H निकलेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इस तरीका से अल्काइन बन जाता है। अगर आप डायरेक्टली 2 इक्विवेलेंट सोडामाइड इस्तेमाल करोगे तब भी ये काम हो जाएगा। 2 क्योंकि 1 HX निकालने के लिए 1 सोडामाइड चाहिए, 2 निकालना है तो 2 चाहिए और इस तरीका से अल्काइन बन जाएगा। ओके जी। अगर यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल आप करोगे
तो जिंक X2 का एलिमिनेशन करता है। अगर आप जिंक यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जिंक X2 बाहर निकाल लेता है, दोनों हेलोजन जब बाहर निकल जाएगा तो दोनों कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा, दोनों आपस में पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस तरीका से एल्केन बन जाएगा। ओके जी, तो यह हमारा हेलोल्केन का एलिमिनेशन प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं हेलोल्केन हमारा मेटल से कैसे रिएक्शन करता है। लेकिन हेलोल्केन का मेटल के साथ रिएक्शन के साथ साथ हम लोग हेलोरिन्स का भी मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का रिएक्शन एक जैसा ही होता है। पहला हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। हेलोल्केन के आरएक्स को जब हम लोग मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर यहाँ भी सॉल्वेंट का काम करता है, तो RMgX फॉर्म होता है, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यह हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये काम हेलोल्केन की जगह पे हेलोरिन्स भी कर सकता है। अगर हेलोरिन्स को भी अगर Mg और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो भी बन जाएगा हमारा हेलो, इसको पीएच लिखते हैं फिनाइल को, पीएच MgBr MgX, ये भी हमारा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट, दोनों फॉर्म करता है, हेलोल्केन हेलोरिन दोनों फॉर्म करता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का थोड़ा प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, इसके पास दो तरह का बॉन्ड है, वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों बीच दोनों केस में एक ही तरह का नेचर है। RMgX जो हमारा है, इसके पास दो तरह का बॉन्ड है, एक मैग्नीशियम हेलोजन के बीच का बॉन्ड है जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और एक हमारा अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड है जो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है, जो हमारा लेस आयनिक होता है। लेकिन ये पोलर होता है, बॉन्ड पोलर होता है। यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए अल्काइल पे डेल नेगेटिव है, मैग्नीशियम डेल पॉजिटिव है। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, हमेशा उसका कोवलेंट बॉन्ड ही ब्रेक होता है, आयनिक बॉन्ड Mg और X वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। और R पे माइनस है, इसलिए हमेशा R माइनस बाहर निकलता है। मींस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R माइनस डोनर होता है, कहीं भी R माइनस आराम से दे सकता है। अब R माइनस का दो प्रॉपर्टी होता है, एक R माइनस बेस हो सकता है, दूसरा R माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। तो जब भी और R माइनस का बेसिक प्रॉपर्टी उसके न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी से स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने कोई एसिडिक हाइड्रोजन आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R माइनस बेस बन जाता है और एसिडिक हाइड्रोजन को H प्लस को लेकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो कोरेस्पोंडिंग एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, जो भी वो कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारा RMgX, इसको अगर आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो वाटर का H प्लस लग जाएगा R माइनस में और बन जाएगा RH, और OH माइनस हमारे Mg के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीका से प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो ये हमारा हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। अब कोई भी किसी भी इसको भी लोगो तो उसी तरह से रिएक्शन होगा। जैसे RMgX हमारा है, अगर एसिटिक एसिड से आप रिएक्शन कराओगे, RH प्लस एसिटिटाइन बच गया तो मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा। राइट, लेकिन अगर हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो अगर सामने एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और यह जैसे एल्डिहाइड और कीटोन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे इसको, जैसे मान लो यहाँ पे एल्डिहाइड है, हमारा एक कीटोन है, कोई भी हो, तो इसके साथ यह अल्कोहल बना देता है, क्योंकि यहाँ से R माइनस निकलेगा। एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिलिक कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक आराम से हो सकता है। यहाँ से R माइनस निकलता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ऐसा करने से हो गया R डैश CO माइनस R डबल डैश और R लग गया। R माइनस निकलने के बाद Mg प्लस हो गया तो O माइनस के साथ जाकर एसोसिएट हो जाता है। यह अगला स्टेप में वाटर से रिएक्शन कराओगे, ये वाटर का H प्लस लग जाएगा O माइनस में और वाटर का OH माइनस लग जाएगा हमारे MgX में, और इस तरीका से अल्कोहल बन जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्शन कराकर एल्डिहाइड और कीटोन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह था न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी R माइनस का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा रिएक्शन। ये हमारा हेलोल्केन हेलोरिन्स का मेटल के साथ रिएक्शन हो, यह वुड्स रिएक्शन। हेलोल्केन को सोडियम ड्राईथर से रिएक्शन कराओगे, हेलोल्केन का दो मॉलिक्यूल का अल्काइल कनेक्ट होकर के परस अल्केन बना देगा। उस तरीके से अगर हेलोरिन्स को हेलोल्केन से रिएक्शन कराओगे सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में, तो इसका हेलोल्केन का अल्काइल और इसका एराइल कनेक्ट होकर के हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अगर दोनों हेलो एरिन्स को सोडियम से ड्राईथर के प्रेजेंस में, तो दोनों एराइल ग्रुप आपस में कनेक्ट होकर के एक बड़ा सा
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना देगा और इसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोजेंस का प्रॉपर्टीज। देखो जी, हैलोजेंस का दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रोफाइल को आराम से अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा होता है हैलोजिनेशन करना होगा तो कर सकते हैं हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हैलोजन कनेक्ट होगा, पहले से हम लोग को पता है यह। अगर नाइट्रिफिकेशन करना होगा तो HNO3 यूज करेंगे हम लोग, तो NO2 ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, पैरा वाला मेजर होगा। सल्फोनेशन करना होगा तो हम लोग H2SO4 SO3 वेपर के, जिसको हम लोग ओलियम बोलते रिएक्शन कराएंगे तो सल्फोनेशन हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यह होगा, पैरा ऑर्थो वाला ही फॉर्म होगा, ये हमारा हुआ। लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इसका होता है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन FC रिएक्शन, जहां पे अल्काई मींस क्लोरोअल्केन और एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं तो अल्काइल कनेक्ट हो जाता है बेंजीन रिंग में। राइट, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एसिड हैलाइड को अगर हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं तो एसाइल ग्रुप जाकर के कनेक्ट हो जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है। तो ये रिएक्शन हमें पहले से पता है, राइट। लेकिन अब हैलोबेंजीन जो हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकता है, क्योंकि बेंजीन रिंग का पायलट क्लाउड एग्जाम में आता भी है कि व्हाई हैलोबेंजीन हैलोरिन्स व्हाई हैलोरिन्स डोंट प्रीफर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक हैलोकेन, हैलोकेन जैसे हैलोरिन्स क्यों नहीं प्रीफर करता है। तो रीजन यह है कि यहाँ पे पायलट क्लाउड न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, दूसरा रीजन यह है कि कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, इसकी वजह से यह बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना होगा, 623 केल्विन टेम्परेचर लेना होगा, 300 atm प्रेशर लेना होगा, और NaOH जैसा न्यूक्लियोफाइल लेना होगा, तब रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होता है और होकर के हमारा OH लग जाता है। लेकिन फिनॉल बनने के बाद NaOH फिर से इस रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, तो एसिडिफिकेशन जब आप करवाइएगा तब जाके आपको फिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन लोअर टेम्परेचर पे हो तो आपको क्या करना होगा, हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको कनेक्ट करना होगा। हैलोबेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कर दोगे तो रिएक्शन आपका आसान हो जाएगा, फटाफट। मींस ये नाइट्रो पैरा नाइट्रो हैलोबेंजीन हमारा है, इसको रिएक्शन करवाओगे तो आप लोअर टेम्परेचर पे NaOH रिएक्शन कर लेगा और 443 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेगा और नॉर्मल प्रेशर पे ही, और आपको मिल जाएगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अगर आप एक और पोजीशन पे लगा दोगे NO2 ग्रुप तो और इजीली हो जाएगा। अगर आप तीनों ही पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा कनेक्ट कर देते हो तो उस केस में रिएक्शन तो इतना हमारा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना कम हो जाएगा कि खुद ही न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, बोलेगा कनेक्ट हो जाओ। इस बार ट्राई नाइट्रो हैलोबेंजीन जो हमारा है, ये रिएक्शन तो रूम टेम्परेचर पे वार्म वाटर से ही हो जाता है, यहाँ पे किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, वार्म वाटर से रिएक्शन हो जाता है और OH लग जाता है और बन जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो हमारा काफी रिएक्टिव होता है। इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है, पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका हुआ शॉर्ट फॉर्म TNP। ये बम होता है एक्सप्लोसिव। तो इस तरीका से हमारा हैलोजन हैलोरिन्स खत्म हो गया। इसमें होता है एक पॉलीहैलोजन कंपाउंड, उसके बारे में एक लाइन में आपको बता दे रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है। देखो जी, पॉलीहैलोजन में हमारा जितना भी दो इंपॉर्टेंट है, एक होता है क्लोरोफॉर्म हमारा CHCl3। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक कंपाउंड होता है, एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है, मींस आपको बेहोश कर सकता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म का जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैं बता दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आते रहता है। क्लोरोफॉर्म को अगर आप रिएक्शन करवाते हो, क्लोरोफॉर्म हमारा ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके फॉस्फिन गैस COCl2 प्रोड्यूस करता है और साथ में HCl प्रोड्यूस कर देता है HCl प्रोड्यूस कर देता है। ये फॉस्फिन गैस हमारा
ये हाईली टॉक्सिक होता है। इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को किसी ऐसे बोतल में नहीं रखो जहां पे मतलब आधा खाली हो। क्लोरोफॉर्म अगर मान लो एक बार आपने यूज कर लिया, जैसे ही यूज करोगे थोड़ा सा उसमें ऑक्सीजन गैस घुस, एयर घुस जाएगा। एयर का ऑक्सीजन इस रिएक्शन करके फॉस्फिन बना देगा, जो काफी डेंजरस है। जैसे दोबारा ढक्कन खोलोगे यूज करने के लिए, सब पहले गैस निकलेगा, इनहेल करोगे, बेहोश होकर गिर जाओगे। इसलिए क्लोरोफॉर्म के बोतल को हम लोग हाई नेक बोतल में मीन्स पूरी तरह से भर के रखते हैं, या हम लोग उसको इस तरह से यूज करते हैं जिसे एक बार में यूज कर लिया फेंक दिया। लेकिन इससे होता क्या है कि बहुत सारा क्लोरोफॉर्म बर्बाद हो जाता है, वो काफी महंगा केमिकल है। तो इसमें हम लोग करते हैं क्लोरोफॉर्म की बोतल में हम लोग इथेनॉल का एडिशन कर देते हैं, एडिशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का एडिशन करने से क्या होता है कि इथेनॉल जो हमारा है, ये हमारे फॉस्फिन गैस, जो हमारा इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, फॉस्फिन गैस से इथेनॉल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके इसको इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, इस तरह के बना देता है। मीन्स एसीएल हटा करके यहाँ पे इथॉक्साइड कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा, और इसकी वजह से 2HCl बाहर निकल गया, और ये हमारा सॉलिड होता है, जाकर के वेसल के बॉटम पे बैठ जाता है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हमारा क्लोरोफॉर्म का बोतल को जो डेंजरस था वो खत्म हो गया। मीन्स इथेनॉल के एडिशन से जो भी फॉस्फिन गैस प्रोड्यूस होगा सबके सब क्या होगा, इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर वेसल के बॉटम सेटल हो जाता है, राइट। दूसरा जो हमारा क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी है वो यह है, ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ये हमारा क्लोरोफॉर्म के इस तरह का स्ट्रक्चर है। क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो यहां से वाटर बाहर निकल जाता है और बन जाता है यह हमारा 3Cl लगा रहता है और साथ में N2 लग गया। इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन, नेम होता है क्लोरो, ये टीयर्स गैस होता है, राइट। जो इरिटेशन लोग करता है उसको खत्म करने के लिए पुलिस टीयर्स गैस का गोला मारती है, उसमें यही गैस प्रोड्यूस होता है जो आई में काफी तेज इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। अब इसके अलावा हमारा CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा जो कंपाउंड है, इसमें कार्बन रहता है, क्लोरीन रहता है, फ्लोरीन रहता है और हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन रह सकता है, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में CFC जो हमारा, इसको फ्रियोन्स भी कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और हाईली लेस रिएक्टिव होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है और इजीली लिक्विफेबल गैस होता है। इसको हम लोग AC में, फ्रिज में सब जगह इस्तेमाल करते हैं। इस गैस का बहुत हमारा डिओड्रेंट में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत थ्रेटनिंग है, क्योंकि ये ऊपर के ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट कर देता है और वहां पे होल प्रोड्यूस करता है CFC हमारा। अब CFC का जो रिप्रेजेंटेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा रहता है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से लिखा रहता है, जैसे R22 हमारा है, उसके बाद हमारा फ्रियोन 11 है, इस तरीका का इसका सिंबल होता है। तो जो हमारा फ्रियोन होता है CFC फ्रियोन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, इसमें हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का नंबर लिखा रहता है रिप्रेजेंटेशन में। जैसे हमारा यह फ्रियोन 12 है, इसका मतलब क्या हो, तो होता क्या है इसमें कि फ्रियोन कैसे रहता है, सबसे पहले जो नंबर रहता है राइट साइड में वो हमारे फ्लोरीन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले वाला जो नंबर होता है वो हाइड्रोजन का नंबर +1 को रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले वाला जो रहता है वो कार्बन का नंबर -1 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर किसी के पास दो ही नंबर है, इसका मतलब यह हुआ कार्बन वाला नंबर नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्योंकि 0 है तो नहीं लिखा हुआ है। अब फ्रियोन 12 का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहली बात यह है कि फ्रियोन 12 में फ्लोरीन का नंबर कितना होगा जी, 1 होगा, सॉरी 2 होगा। सबसे राइट वाला जो नंबर होता है फ्लोरीन का नंबर होता है, 2 फ्लोरीन होगा। अब हाइड्रोजन कितना, H+1 1 है, H+1 का मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन का नंबर 0 है, तभी तो हाइड्रोजन का नंबर में 1 ऐड करने के बाद 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। अब हमारा कार्बन का नंबर, कार्बन का नंबर -1 0 हो गया, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हमारे फ्रियोन के पास कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 है, फ्लोरीन 2 है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा जो होगा वो क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन कितना रहेगा, 2 रहेगा। यह हमारा हुआ फ्रियोन 12 का फॉर्मूला, राइट। इस तरीका से फ्रियोन का फॉर्मूला आप लिख सकते हो।
अब इसके अलावा है डीडीटी। डीडीटी हमारा क्या होता है? डीडीटी 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 का फुल फॉर्म हमारा है डाइफिनाइल। डीडीटी हमारा डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो बेंजीन। देखो जी हमारा डीडीटी का फॉर्मूला है, यह हो गया यहां कुछ नहीं देखा, हाइड्रोजन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन होता है हमारा डीटी का फुल फॉर्म, याद देख लो, उसका रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन का इथेन। अब डीडीटी प्रोड्यूस कैसे हो, डीडीटी को प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो डीडीटी का जो प्रिपरेशन है वो क्लोरल से होता है। कैसे होता है आप देख लो, यह हमारा क्लोरल कंपाउंड है, यह होता है क्लोरल 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 है। और यहां पे हम लोग करते क्या है कि 2 क्लोरोबेंजीन से हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन में ऑक्सीजन वाटर बन के बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है जी? डीडीटी बन जाता है, राइट। डीडीटी हमारा बन गया, मींस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी बन गया। डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स है जो मस्कीटो को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि अब हम लोग बहुत सारे कंट्री में इसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, क्योंकि इससे मच्छर का कम प्रॉब्लम होता है, आदमी के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। इस तरीका से हमारा हैलोजन हैलोरिस कंप्लीटली खत्म हो गया। अब इसी वीडियो के साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूं एमीन्स को भी। एमीन्स के प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। सबसे पहला है एमीन्स का प्रिपरेशन हम लोग नाइट्रो के रिडक्शन से करते हैं। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कराओगे, बन जाएगा एनिलीन, नाइट्रो अल्केन एमीन बन गया। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने का एक और मेथड है, वो हमारा होता है SnHCl। SnHCl कराओगे तो SnCl2 प्रोड्यूस होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और वह हाइड्रोजन गैस नाइट्रो को रिड्यूस करके एनिलीन बना देता है, मींस अमीन बना देता है। इस काम के लिए हम लोग स्क्रैप आयरन और HCl का भी इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैप आयरन और HCl ज्यादा बेटर माना जाता है, यह हमारा बेटर होता है, क्योंकि इस केस में होता क्या कि हमें स्क्रैप आयरन की जरूरत पड़ता है और HCl से रिएक्शन करके जो हमारा फेरस क्लोराइड प्रोड्यूस करता है उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद फिर से हमें क्या मिल जाता है जी? HCl मिल जाता है। और इस तरीका से इस मेथड में बहुत कम पैसा खर्च होता है, मींस काफी कॉस्ट वाला होता है, कॉस्ट रिड्यूसिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम लोग FeHCl को, स्क्रैप आयरन और HCl को प्रीफर करते हैं नाइट्रो को रिड्यूस करके एमीन बनाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, यह रिएक्शन जो आप देख रहे हो नीचे वाला, यह हमारे NCERT में रिएक्शन नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 23 में क्वेश्चन पूछा था। नाइट्रो अगर अल्केन हमारा है, मींस एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करोगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसेंट है तो अमीन बन जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो एनिलीन नहीं बनेगा, इस बार बनेगा हमारा एजोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम है एजोबेंजीन बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर लाने के लिए पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना होगा, केवल NCERT से काम नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन ही इस तरह से आता है, नॉर्मली आपको NCERT से आ जाता है, उसको पढ़ के आप कर सकते हो। और आज वीडियो जो बन रहा है इसमें को पढ़ के बच्चा बोर्ड आराम से अच्छे से पास कर सकता है। ओके, हम लोग एमीन बनाने का भी मेथड यूज कर सकते हैं। साइनाइड को आप रिड्यूस करो कैटालिटिक रिडक्शन से या लिथियम हाइड्राइड से, तो बन जाएगा हमारा अमीन। आइसोसाइनाइड को करोगे तो हमारा बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। अमाइड का रिडक्शन करोगे तो बन जाएगा अमीन। इस तरीका से आप रिडक्शन करके भी अमीन का प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं गैब्रियल मेथड एंड हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। देखो जी, यह मेथड है गैब्रियल प्राइमरी इमीन सिंथेसिस। इस मेथड से ओनली प्राइमरी इमीन बना सकते हो, वो भी एलिफेटिक। यह हमारा है थैलिमाइड, लिखते हैं फैथैलिमाइड, पढ़ते हैं थैलिमाइड। NaOH रिएक्शन कराते हैं 1 नंबर में हम लोग, तो ये करता क्या है कि NaOH बेस है, अटैक करता है H+ बाहर निकालता है और ये बन जाता है हमारा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप
इसको अच्छे से समझ लो। बेस हमारा NaOH आता है, अटैक करता है और H+ को बाहर निकाल लेता है, H2 यहां से बाहर निकल गया और ये बन जाता है सोडियम थैलिमाइड। सोडियम थैलिमाइड यह हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब अगला स्टेप में आता है हमारा हेलोजन RX। हेलोजन पे अटैक करता है और X हटा के X और सोडियम बाहर निकल जाता है और यह जाके R में कनेक्ट हो जाता है। मिस इस तरीके से बन जाता है। R यहाँ पे कनेक्ट हो गया नाइट्रोजन में, राइट। अब अगला स्टेप है जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बॉन्ड अमाइड वाला यहां से ब्रेक हो जाता है, इधर OH लगता है, इधर H लगता है, इधर ब्रेक होता है, इधर OH लगता है कार्बोनाइल कार्बन में और नाइट्रोजन में H लगता है और इस तरीके से मिल जाता है प्राइमरी एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन बनाने का क्या है, बेस्ट मेथड है, राइट। इस मेथड से आप एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बना सकते। एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए R की जगह पे फिनाइल लगाना होगा। मींस यहाँ पे एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए आपको RX की जगह पे क्या इस्तेमाल करना होगा जी, आपको यूज करना होगा हेलोरिन यूज करना होगा। और हेलोरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर नहीं करता है, वो भी इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जाकर कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता है। जब इसमें कनेक्ट ही नहीं होगा तो फिर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यह हमारा हुआ गैब्रियल। इसके बाद बताने जा रहा हूं मैं आपको हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यह भी हमारे एमीन बनाने का नेम्ड रिएक्शन है, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में होता क्या कि अमाइड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं Br2 से और KOH और NaOH दोनों में से किसी को आप ले सकते हो। तो होता कि जो CO यहां पे दिख रहा है यह यहां से बाहर गया। इस रिएक्शन का पूरा नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें होता है कि CO बाहर निकल जाता है CO2 बन के और NH2 इस R में कनेक्ट हो जाता है और कुछ नहीं करना है, CO हटा देना है और NH2 को R में कनेक्ट कर देना है, बन जाएगा आपका अमीन। यही प्रोडक्ट लिखना है आपको। और दूसरा होता क्या है कि जो CO बाहर निकलता है CO2 बन के वो NaOH रिएक्शन करके बाद में Na2CO3 प्रोड्यूस करता है और साथ में जो Br है वो NaBr प्रोड्यूस कर देता है और इस दरमियान 2 मोलिक्यूल वाटर का ही बाहर निकलता है, राइट। तो यह हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बोर्ड में पढ़ना नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, मेरे दूसरे वीडियो में डिटेल में है। इस रिएक्शन में होता क्या है इस रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है N ब्रोमाइड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका नेम हो गया ब्रोमाइड रिएक्शन। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कार्बन का जो नंबर है वो हमारे रिएक्टेंट से 1 लेस है, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन बोलते हैं। डिग्रेड हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके पास कार्बन जितना ही ज्यादा है उसका ग्रेड उतना ही अच्छा माना जाता है, जितना कम कार्बन होगा कंपाउंड के पास उसका ग्रेड उतना ही कम होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन होता है, इसलिए अगर मान लो यहाँ ये कंपाउंड तुमको दे दिया गया Br2 NaOH, तो क्या करो, कुछ नहीं करना है, CO को हटाना है और NH2 को कार्बन में कनेक्ट कर देना डायरेक्टली और ये बन गया आपका एनिलीन और साइड प्रोडक्ट जो है उसको लिख देना है। इसलिए कहीं भी इस तरह का रिएक्शन देने अगर आता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको अमाइड में CO को हटा देना है और CO जिस कार्बन से लगा उसमें NH2 को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है और कुछ करना ही नहीं है, राइट। तो इस तरीका से आपका प्रोडक्ट हो जाएगा और इस तरीका से एमीन का प्रिपरेशन खत्म हो गया, एमीन का प्रिपरेशन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखो जी, एमीन के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारा है हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन। हिंजबर्ग रिएजेंट यह है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। इस रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी एमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर आप इस हिंजबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करवाओगे, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करवाते हो, प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन रहता है, इसके रिएक्शन कराओगे 1 डिग्री एमीन से, तो होगा क्या कि इसका H और इसका H और इसका Cl बन के बाहर निकल जाता है और ये नाइट्रोजन इस सल्फर में कनेक्ट हो जाता है और ये प्रोडक्ट में मिलता है।
राइट। इस कंपाउंड का नेम हुआ, क्योंकि ये अमाइड जैसा हो गया, ये सल्फर वाला अमाइड है तो सल्फोनामाइड बोलेंगे इसको। इसको बोले, इसका नेम हुआ एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। यह जो कंपाउंड होता है वो अल्कलाइन एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन सोलेबल होता है, सोलेबल इन एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन, एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन। यह कंपाउंड का एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में सोलेबल होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है यह नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से यह बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सोलेबल हो जाता है। वही जब हम लोग 2 डिग्री एमीन को सेकेंडरी एमीन को रिएक्ट करवाते हैं, सेकेंडरी एमीन के नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन होता है, जब रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl बन के बाहर निकल जाता है, और इस तरीका से नाइट्रोजन उस में जाके कनेक्ट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट के तौर पे यह मिलता है। इसमें क्या है, ये फॉर्म हो गया NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन यह सोलेबल नहीं होता एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन में, क्योंकि इस बार नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, उल्टा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर से बेसिक नेचर हो गया, तो ये हमारा होता है इनसोलेबल इन एक्वस अल्कलाइन सॉल्यूशन। इस तरीका से प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंशिएट हो गया, 2 डिग्री अमीन 1 डिग्री में से डिफरेंशिएट हो गया। जब 3 डिग्री अमीन को रिएक्ट करवाने जाओगे तो हमारे 3 डिग्री अमीन के नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता है, तो 3 डिग्री अमीन हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरीका से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को हिंजबर्ग रिएजेंट को यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी हमारा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो है, ये रिएक्शन हम लोग हेलोकेन में भी पढ़े हैं। मींस प्राइमरी एमीन को जब आप रिएक्शन करवाओगे HNO2 से, HNO2 हमारा NNO2 HCl के मिक्सचर से प्रोड्यूस होता है हाई स्कूल टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसको हम लोग हाई स्कूल बोलते हैं, हाई स्कूल टेम्परेचर पे। तो क्या होता है, डाइजोनियम बनता है एरोमेटिक कंपाउंड में। तो जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड यूज करते हैं तब तो डाइजोनियम फॉर्म हो जाता है, डाइजोनियम यहाँ ही फॉर्म होता है, लेकिन एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक वाला रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होता नहीं है, अनस्टेबल होता है, इसलिए आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तुरंत वाटर से रिएक्शन करके हमारा कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। मतलब यह हुआ कि एलिफेटिक ओपन चेन प्राइमरी एमीन को जब रिएक्शन कराओगे नाइट्रस एसिड से, मींस सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर से हाई स्कूल टेम्परेचर पे, तो जो एलिफेटिक डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा अनस्टेबल होगा और वो वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस आपको अल्कोहल ही मिलेगा। जी यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं साथ में, लेकिन वही जब एरोमेटिक को रिएक्शन करवाओगे तो ऐसा नहीं होगा। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को NN2 HCl के मिक्सचर से रिएक्शन कराओगे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यह हमारा डाइजोनियम क्लोराइड जो बनेगा ओके, उसको आप आइसोलेट कर सकते हो, क्योंकि रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। दूसरी बात, अब सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी एमीन हमारा एलिफेटिक सेकेंडरी एमीन को अगर आप रिएक्शन करवाते हो इससे, इन दोनों के मिक्सचर से एक्चुअल में HNO2 प्रोड्यूस होता है, तो रिएक्शन HNO2 करता है, तो डायरेक्टली मैं HNO2 की बात कर रहा हूं। HNO2 से अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो यहां से इसका हाइड्रोजन इसका OH वाटर बन के बाहर निकल जाता है और हमें बन जाता है एन नाइट्रोसो अमीन मिलता है। इसका नेम हुआ एन नाइट्रोसो अमीन। सेम रिएक्शन एरोमेटिक सेकेंडरी एमीन भी करता है। अगर एनिलीन के नाइट्रोजन पे एक अल्काइल लगा दो तो यह कहाएगा 2 डिग्री एमीन एरोमेटिक एमीन। इसको भी अगर रिएक्शन कराओगे नाइट्रस एसिड से तो भी सेम काम करेगा, यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाता है और ये भी हमारा बना देता है एन नाइट्रोसो एनिलीन।
एन नाइट्रोसो एनिलीन। लेकिन हमारा एरोमेटिक टर्शियरी मीन जो है वो एलिफेटिक टर्शियरी मीन से डिफरेंटली बिहेव करता है। 3 डिग्री एमीन अगर हमारा है एलिफेटिक है तो यह HNO2 से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये बेस है एसिड है और सॉल्ट फॉर्म हो जाता है R3NH प्लस NO2 माइनस, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन हमारा एरोमेटिक टर्शियरी मीन्स एनिलीन के नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल लगा दो तो 3 डिग्री अमीन एनिलीन हो जाएगा, मीन्स 3 डिग्री अमीन एरोमेटिक हो गया यह एरोमेटिक। इसको जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे तो इस बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जिस तरीका से HNO2 से रिएक्शन HNO3 से रिएक्शन कराने पे नाइट NO2 ग्रुप कनेक्ट होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, इस बार NO ग्रुप कनेक्ट होगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे और बनेगा आपको यह मिलेगा नाइट्रोसेशन होगा, मींस NO2 ग्रुप के कनेक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं और नाइट्रोसो ग्रुप के नाइट्रोसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो NO पैरा पे कनेक्ट होगा और एक ऑर्थो पे कनेक्ट होगा, पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यह डिफरेंस है, इस रिएक्शन को आप याद रखिएगा हमेशा। इस रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रोसेशन रिएक्शन, मींस NO का एडिशन नाइट्रोसेशन। ओके जी, तो यह हमारा हुआ एनिलीन का प्रॉपर्टीज और एमीन का, दोनों का, मींस एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों का प्रॉपर्टीज ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, याद रखिएगा आप सब। तो देखो जी बच्चों ये हमारा है एनिलीन का प्रॉपर्टीज। एनिलीन को जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट और HCl रिएक्शन कराते हैं उसके मिक्सचर से आइसोल टेम्परेचर पे HNO2 मतलब बेसिकली HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। इस रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। आपके एग्जाम पूछता है क्या है डाइएजोटाइजेशन, द कन्वर्शन ऑफ एनिलीन इनटू डाइजोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। इस एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड को जब HbF4 से रिएक्शन करवाते हो तो यह फॉर्म होता है जो पहले ही बता चुका हूं रिएक्शन में। अब आगे इसको हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, लेकिन अगर NaNO2 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। अगर डाइजोनियम क्लोराइड को H2PO मींस हमारा H3PO2 से रिएक्शन करवाओगे वाटर के प्रेजेंस में तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और बेंजीन बन जाता है। इथानॉल से रिएक्शन करवाओगे तो इथानॉल भी इसको रिड्यूस करके बेंजीन बना देता है और खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना लेता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है कपलिंग रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। मींस हमारा पैरा डेरिवेटिव बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हमारा OH लगा हुआ है बेंजीन में तो फिनॉल है, इसको OH के पैरा पोजीशन पे यह N2 प्लस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है और यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है, H प्लस Cl से HCl बन के बाहर निकल गया। इस काम में हेल्प करता है बेसिक मीडियम और ये नाइट्रोजन इस बेंजीन से कनेक्ट हो जाता है और ये डाइएजो मींस एजो कंपाउंड बन जाता है। इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं, एजो कंपाउंड बन जाता है। जितना भी एजो कंपाउंड होता है सब के सब कलर डाई होता है। कलर डाई का मतलब खुद ही कलर होता है यह। तो फिनॉल से रिएक्शन करके ऑरेंज डाई प्रोड्यूस करता है। सेम हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एनिलीन से जब रिएक्शन करता है तो यहां भी वही डाई प्रोड्यूस करता है और इसका कलर येलो होता है। तो यह था इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे देख रहे हो दो बेंजीन कपल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। अब इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज बचा हुआ है हमारे एनिलीन का, जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टीज। एनिलीन का प्रॉपर्टी देखो जी, यह हमारा है एनिलीन है। एनिलीन में NH2 लगा हुआ है बेंजीन रिंग में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। NH2 बेंजीन में इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है कि हमारा एनिलीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप Br2 से रिएक्शन करवाओगे एनिलीन को तो वाटर के प्रेजेंस में, वाटर खुद भी सपोर्ट करता है हमारा आयोनिक रिएक्शन को, तो रिएक्शन इतना विगरस होता है कि ऑल 3 पोजीशंस पे Br कनेक्ट हो जाता है। यू कांट स्टॉप दिस रिएक्शन एट मोनोब्रोमिनेशन। तीनों ही पोजीशन Br कनेक्ट हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाता है आपको ट्राइब्रोमेनिलीन का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही Br कनेक्ट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना यह होगा कि आप देखो यहाँ पे
इसके लिए आपको बेंजीन में NH2 के प्लस सेम इफेक्ट को कम करना होगा, इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग पावर को कम करना होगा। जैसे नाइट्रोजन देख रहे हो एनिलीन का, इसमें हम लोग क्या लगा दिए जी, CO ग्रुप का कनेक्ट कर दिए, मींस एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया गया। एसिटाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, और इस तरीका से इसका प्लस इफेक्ट कम हो जाएगा। जब प्लस इफेक्ट कम हो जाएगा, अब आप Br2 से रिएक्शन कराओगे तो मोनोब्रोमिनेशन होगा और पैरा पोजीशन पे लग गया। फिर इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो यह हाइड जो हमारा है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो मोनोब्रोमिनेशन करवाने के लिए पहले आपको एसिटाइलेशन करवाना होगा, एनिलीन के नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को हटा करके एसिटाइल ग्रुप कनेक्ट करना होगा। इसके लिए हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन को पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो एसिटाइलेशन होता है। इस प्रोसेस का नाम है एसिटाइलेशन, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है एसिटानलाइड। इसको जब Br2 से रिएक्शन कराओगे तब मोनोब्रोमिनेशन होगा, राइट। अब अगला पॉइंट, जब हम लोग एनिलीन को H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, H2SO4 जब रिएक्शन आप करवाते हो तो H2SO4 एसिड और एनिलीन बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो जाता है, राइट। और यह 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पे खुद से रीअरेंज होकर के सल्फानिलिक एसिड बन जाता है, मींस ऊपर NH2 हो जाता है और नीचे SO3H कनेक्ट हो जाता है। सल्फानिलिक एसिड में बेस और एसिड दोनों एक ही मोलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, तो इंट्रा मोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और इस एसिड के H+ जाकर NH2 में कनेक्ट हो जाता है और यह बन जाता है, यह सॉल्ट हो गया। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। एक ऐसा कंपाउंड हो गया जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रेजेंट है, लेकिन अगल बगल एटम पे नहीं प्रेजेंट है, तो इस तरह के आयन का नाम होता है ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन वह कंपाउंड होता है जिसमें अपोजिट चार्जेज रहता है नॉन एडजेसेंट एटम्स पे। अब उसके बाद तीसरा रिएक्शन वो हमारा है एनिलीन का नाइट्रेशन, मींस नाइट्रिफिकेशन। एनिलीन को जब आप रिएक्शन करवाओगे HNO3 और H2SO4 से, तो रूल के मुताबिक ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही NO2 कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे पैरा नाइट्रो एनिलीन 51% फॉर्म होता है और हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी प्रोड्यूस होता है, ये 2% मात्र फॉर्म होता है। इसके साथ मेटा नाइट्रोलिन फॉर्म हो जाता है 47% के साथ। अब ऐसा क्यों हुआ, मेटा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, NH2 तो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसमें होता यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा जो है वो NH2 पे अटैक करके यही बना देता है क्या, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके पास माइनस इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब मेटा डायरेक्टिंग बन गया, तो कुछ मेटा पोजीशन पे NO2 कनेक्ट हो जाता है, राइट। और इस तरीका से ऑर्थो पैरा के साथ मेटा भी प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही कम, मतलब हाँ इसका परसेंट अच्छा खासा रहता है 47%। अगर आप चाहते हो कि ये जो हमारा मेटा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहते हो कि हमारा मेटा प्रोडक्ट है इसे खत्म हो जाए, मींस ओनली ऑर्थो और पैरा ही रहे, तो इसके लिए वो क्या करना होगा, इसके लिए आपको H2SO4 के अटैक के चांस को कम करना होगा एनिलीन पे। H2SO4 के अटैक का चांस एनिलीन पे कम कब होगा, जब एनिलीन के नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना होगा। जब इसका बेसिक पावर कम हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो एसिड का अटैक का चांस कम हो जाएगा। तो इसका भी सेम तरीका है, आप पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन कर दो, जब एसिटाइलेशन हो जाएगा, जब एसिटाइलाइट बन जाएगा, तब आप पे काम कर सकते हो। जैसे अगर हम लोग इसको जब हम लोग एसिटाइलाइट बना देंगे, अब इसका अगर नाइट्रिफिकेशन आप करोगे, इसको अगर आप HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, तो इस बार ओनली पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा इस बार नहीं मिलेगा। तो ऐसा आप कर सकते हो। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल इमीन रिएक्शन। हमारा कार्बाइल इमीन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे कार्बाइल एमीन का फॉर्मेशन होता है, मींस आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। इसको हम लोग कार्बाइल एमीन, आइसोसाइनाइड को कार्बाइल एमीन भी कहा जाता है, कार्बाइल एमीन, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ये ओनली प्राइमरी एमीन का रिएक्शन है, प्राइमरी एरोमेटिक हो प्राइमरी एलिफेटिक हो, दोनों ही रिएक्शन शो करता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही हमारा शो करता है। इसमें होता है कि प्राइमरी एमीन मींस 1 डिग्री एमीन, हमारा 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है KOH के प्रेजेंस से और आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। यह रिएक्शन प्राइमरी एमीन का कन्फर्मेटिव टेस्ट है, क्योंकि आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होता है, खतरनाक होता है, इसलिए इस स्मेल से हम लोग पकड़ लेते हैं
कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ और हमारा एमीन क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी टर्शियरी एमीन टेस्ट नहीं देता है। तो इस तरीका से इस वीडियो में कंप्लीटली हैलोकेन, हैलोरिन्स और एमीन्स को खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब एक वीडियो में अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।